नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद वसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज ख़ास तौर से जिक्र होगा कि जिस तरह से पिछले दिनों जो दिल्ली में फसादात बरपा हुए थे और फसादात के बाद जिस तरह से सियासत हुई थी, हर तरफ से ये बात सामने आ रही थी कि इन फसादात में पुलिस का जो किरदार रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो अपोजिशन जमातें हैं सीधे तौर पर वज़ारत दाखिला की तरफ सवालिया उंगला निशान उठा रहे थे और उसी को लेकर जो अपोजिशन की मांग थी, हालांकि होली से पहले ही ये मांग की जा रही थी, लेकिन अब होली खत्म होने के बाद आज पार्लियामेंट में दिल्ली फसादात पर बहस हो रही है और इससे पहले बहस की शुरुआत करते हुए तमाम लोगों ने सीधे तौर पर जहां मरकजी वज़ारत दाखिला पर निशाना साधा है, ख़ासतौर से अपोजिशन के साथ साथ जो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह पर निशाना साधा। उनका कहना था कि जो वज़ारत दाखिला है वो कहीं ना कहीं इस मामले पर जो है उस पर सवाल उठते हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कई लोगों ने जवाब दिया। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि ये फसादात जो है ऐसा नहीं है कि किसी एक की वजह कर हुए हैं। उन्होंने कपिल मिश्रा का भी बचाव किया अपने इस बातचीत में। तो आज हम खास तौर से इस पर जिक्र करेंगे कि वहाँ ज़मीनी हकीकत क्या है, फसादात के बाद हालात कैसे हैं और लोकसभा में जो अभी बहस जारी है इस पर क्या बातें रखी जा रही हैं। और अब से कुछ देर के बाद ये खबर है कि वज़ारत दाखिला की तरफ से खुद होम मिनिस्टर भी है इस पर जवाब देंगे। तो क्या कुछ सामने निकल कर बातें आती हैं और क्या फसादात के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उनसे निपटने के लिए लोगों की ज़िंदगी को नॉर्मल बना लेने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, क्या इस पर भी कोई बातचीत होगी। तो हम आज खास तौर से इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 6 अहम खबरों से। खबर खास की 6 अहम खबरें। तो खबर खास की 6 अहम खबरें इस तरह से हैं। पहले आपको बता दें कि आज हम जिन खबरों पर खास तौर से अपनी नज़र बनाए रखेंगे उनमें से एक तो ये खबर होगी ही कि कैसे आखिर पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में इसको लेकर सवाल जवाब हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो आज की अहम खबरें बनी रही हैं, आज सुर्खियों में रही, उनमें से एक है कि मध्य प्रदेश का जो अभी एक सियासी बहरान है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। एक तरफ जहां कमलनाथ के लिए अब ये बहुत बड़ी एक चुनौती है कि कैसे वो इक़्तिदार को संभाल कर रख पाते हैं, क्योंकि 22 के करीब जो एमएलएज हैं जो कांग्रेस के हैं उनके इस्तीफे की जो बात सामने आ रही है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के बताए जा रहे हैं, उसके बाद जो तादाद है वो घटकर करीब 95-97 रह जाती है। तो ऐसे में बहुत बड़ी एक चुनौती है आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, चूंकि वहां पर अब जो बस पॉलिटिक्स है वो शुरू हो चुकी है और बीजेपी ने जहां अपने तमाम एमएलएज को, मध्य प्रदेश के एमएलएज को गुरुग्राम पहुंचा दिया है, वहीं कांग्रेस के जो एमएलएज हैं उन्हें जयपुर रवाना कर दिया गया है। तो अब आने वाले दिनों में वहां पर क्या सूरत हाल बनती है और कमलनाथ कैसे इसका मुकाबला करेंगे, एक अहम सवाल है। दूसरी खबर जो आप देख रहे हैं वो सीएए के खिलाफ है। सीएए के खिलाफ जो एहतजाज है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासतौर से शुमाली हिंदुस्तान के साथ साथ जो जनूबी हिंदुस्तान है वहाँ भी इसको लेकर लगातार जो मुजाहरे हैं वो जारी हैं। कर्नाटक के रायचूर में शाहीन बाग के तर्ज पर जो एहतजाज चल रहा है वो 47वें दिन में दाखिल हो चुका है और सिटीजन्स फोरम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रायचूर के कन्वीनर ख्वाजा असलम अहमद ने बताया कि रायचूर शहर के टीपू सुल्तान गार्डन में 26 जनवरी को शाहीन बाग एहतजाज शुरू किया गया था। तो ये दरअसल रायचूर में भी एहतजाज चल रहा है, मुंबई में भी एहतजाज चल रहा है, जयपुर में भी एहतजाज चल रहा है, महाराष्ट्र के भी कई दूसरे इलाकों में एहतजाज चल रहा है। तो सीए के खिलाफ जो तंजीमें हैं उनमें ऐसा पहले समझा जा रहा था कि सिर्फ एक ख़ास तंजीम, एक ख़ास कम्युनिटी के लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीए के खिलाफ जो एक अलायंस बनाकर उसमें अब मुश्तरका तौर पर आवाज़ उठाई जा रही है। जो ऊपर से जो दूसरी खबर है सीए के खिलाफ दलित तंजीमें, इसमें ख़ास बात ये रही है कि मुस्लिम तंजीमों के साथ साथ दलित
और SC, ST और OBC तंजीमें भी खुलकर इसमें अब आ गई हैं। वो CA, NRC, NPR जैसे कानून की मुखालफत कर रही हैं। और जो तीसरी तस्वीर है वो आज की बेशक बहुत बड़ी सुर्खी है कि BJP के हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कांग्रेस से एक रोज कबल ही इस्तीफा दे दिया था और आज उन्होंने BJP शामिल हो गए वो BJP में। और उन्होंने ये कहा है कि जो वो अवामी खिदमत का जो एक ख्वाब उन्होंने देखा था, उनका ये कहना था कि वो अब उस पार्टी में रहकर पूरा करना मुश्किल हो रहा था, यानी कांग्रेस में रहकर, और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें सियासी करियर में आगे बढ़ना है। और उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस के बारे में साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस जो है अब वो ऐसी पार्टी नहीं रही जैसी वो पहले कभी हुआ करती थी। और जो एक और अहम खबर है, नीचे पहली तस्वीर दाहिनी तरफ से, ये रायचूर से है। मैंने आपको बताया कि रायचूर में शाहीन बाग दिल्ली के तर्ज पर जो रायचूर, कर्नाटक के रायचूर में एहतजाज चल रहा है, वो 47वें दिन में दाखिल हो चुका है। लगातार खवातीन और अक्सर मर्द हज़रात भी वहाँ पर इस धरने में शामिल हो रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक CAA, NRC जैसा कानून वापस नहीं हो जाता है, उनका धरना जारी रहेगा। और अब इस तरह के धरने में तमाम मज़ाहिब के लोगों की तादाद भी बढ़ रही है। उसके बाद एक और अहम खबर है, जयपुर में एक और शाहीन बाग। जी हाँ, जयपुर में भी लगातार इसके खिलाफ, यानी CAA, NRC, NPR के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। जयपुर में दूसरा शाहीन बाग के नाम से जो जयपुर, जो दारुल हुकूमत है, जयपुर के करबला मैदान में बड़ी तादाद में खवातीन जो है उन्होंने वहाँ धरना शुरू कर दिया है। वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ यहाँ से मुस्लिम समाज की जो खवातीन हैं उनके मजबूती का एक बड़ा पैगाम दिया जा रहा है। यहाँ औरतें बुर्कों और पर्दों में पहुँच रही हैं और जयपुर में खवातीन की ओर से हाथों से तैयार किए गए अलग अलग हुनर का भी वहाँ पर उसकी नुमाइश की जा रही है। और इसमें कई दूसरी कम्युनिटी की खवातीन भी शामिल हो रही हैं। तो उनका ये कहना है कि ये जो एक मूवमेंट है, इससे खवातीन के अंदर एक नया एतमाद जो है वो आया है। और उनका ये कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आखिरी खबर है, वो खबर अच्छी है। खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 30% की गिरावट जो दर्ज की गई है। इससे हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कमी ज़रूर आई है, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो और ज़्यादा कम हो सकती हैं। इस ताल्लुक से राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है और वज़ीर आज़म से कहा है कि क्या ये उम्मीद की जा सकती है, क्या हिंदुस्तान के अवाम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पेट्रोल की कीमतें 60 रुपये से कम फी लीटर में मिलेंगी, चूँकि खाम तेल की गिरावट में काफ़ी कमी आई है। तो ये अवाम अन्नास के लिए एक अच्छी खबर है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कमी हुई है, लेकिन मज़ीद कमी होने का इम्कान है। और अब हम आपको बता दें कि दिल्ली में जो फसादात हुए थे, उसके बाद आज लोकसभा में उसको लेकर बहस चल रही है। इस खास मौजू पर हम लौटते हैं। और चूंकि ये बहस पहले दिनों से ही, यानी कि ये बात जब से बजट सेशन का दूसरा मरहला जो शुरू हुआ था, तो कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरे भी किए थे और लगातार ये मांग की थी कि दिल्ली फसादात पर बहस कराई जाए। इसको लेकर पहला, दूसरा, तीसरा दिन लगातार वहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट का जो सेशन वो हंगामे की नज़र भी हो गया था। इस बीच 7 कांग्रेस के जो मेंबरान पार्लियामेंट है उन्हें सस्पेंड किया गया था, लेकिन आज ही उनका सस्पेंशन भी वापस लिया जा चुका है। तो खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं। हम खुर्रम से बातचीत करेंगे कि वो क्या देख रहे हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है और बहस में पार्लियामेंट में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि आपको हम ये बताएं कि आज इस पर जवाब भी आना है वज़ारत दाखिला की तरफ से, हम अधीर रंजन चौधरी का बयान सुनाना चाहते हैं जो आज उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है। बहस के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस की तरफ से जो बयान दिया है पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली फसादात के मुतालिक बहस में शामिल होते हुए, हिस्सा लेते हुए, ये आपको सुनाते हैं। कि आज दिल्ली की दंगा अगर कोशिश करते तो क्या हम रुक नहीं पाते? दिल्ली हिंदुस्तान की दिल कहला जाता है, जहां हिंदुस्तान की कोने कोने से लोग आते हैं रोटी रोजी के लिए। हिंदुस्तान की दिल्ली हमारा कैपिटल है, यहां कोई पुलिस की कमी नहीं है। और वो पुलिस है जिनको हम एलिट पुलिस मानते, जिस पुलिस को हम मॉडल पुलिस मानते, जिनकी हथियार की कभी कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है,
ऑर्गेनाइजेशन की कमी नहीं है, सबसे ये लेस है हमारे दिल्ली के पुलिस वालों ने। और दिल्ली सिर्फ नहीं, अगर चाहे तो आप पैरामिलिट्री फोर्स हजारों की तादाद में बुला सकते हैं, आजू बाजू चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्मी है, फिर भी ये घटना क्यों घटी? और वो भी 3 दिन लगातार। 3 दिन लगातार ये घटना कैसे घटी? इसके जवाब कौन देगा? सरकार को देना पड़ेगा, और खासकर हमारा गृह मंत्री को देना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल्ली की रखरखाव, कानून व्यवस्था सारे की जिम्मेदारी हमारा गृह मंत्री की है। 3 दिन आप कहां थे, ये जरूर हमें कहलाना पड़ेगा। हामिद अंसारी साहब टीवी में बोलते हैं, आशीष सिंह एक इंटरव्यू लेते थे हामिद अंसारी साहब को, वो कह रहे थे कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है। उन्होंने ये भी जिक्र किया, जब नादिर साहब दिल्ली में आए थे तो अपना तलवार 3 दिन निकल के रखे थे और कह दिया था कि 3 दिन तुम जो करना है कर लो, उसके बाद हम तलवार उठाएंगे। मैं तो ये नहीं कहता कि अमित शाह जी का साथ नादिर शाह का कोई ताल्लुका था, जरूर नहीं कहता, क्योंकि डीएनए टेस्ट करने का हमारा कोई साधन नहीं है। और वो भी खासकर अमित शाह जी एक वैष्णव धर्म के विश्वासी है। लेकिन जरूर ये कहूंगा, ये 3 दिन जो लगातार दिल्ली में दंगा हुआ था, उसमें आपका क्या जिम्मेवारी थे? आपका दोस्त हाथिया बिहार मंत्री, उनका भी क्या जिम्मेदारी थी? वो कहां थे? आपका बड़े बलवान जहांबाज एमपी थे, एमएलए थे, वो कहां गए थे? सदन में आके बड़ा बड़ा बात जो करते हैं यहाँ की एमपी दिल्ली वालों की, वो क्या भोजपुरी गाना गाने चले गए थे? वो कहां थे? आपके यहाँ जो एमपी दिल्ली के, एमएलए दिल्ली के कहां गए थे? आप खुद सोचो कि जब हम हिंदुस्तान से जाकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक करते हैं, उसकी हिम्मत हमारा है, तो हम दिल्ली की दंगा को क्या रोकने नहीं सकते थे? बताओ आप। और वो भी खास दिल्ली में, हमारे नेशनल कैपिटल में। और हुआ हर दिन भड़काऊ भाषण चलते हैं, हेट स्पीचेस। हमारे हिंदुस्तान में एक बात बन गई है कि हेट स्पीचेस, किसने हेट स्पीचेस देते हैं? किसने दिया है हेट स्पीचेस? फटकरा लगाते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट, फटकरा लगाते हैं आपको हाई कोर्ट, फटकरा लगाते हैं। क्यों? आपका अगर गलती नहीं है तो यह किसकी गलती है? आज दिल्ली की जब न्यायाधीश जब आपको पार्टी के खिलाफ फटकरा लगाते हुए पुलिस को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लो, तो रातों रात तबादला हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं जुडिशियरी पे, मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक ऑन जुडिशियरी, रातों रात तबादला। क्यों? उनका गलती क्या था? उनका गलती यह था कि आपको जाने माने नेता के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, आज तो सारे हिंदुस्तान में एक नारा लग गया, गोली मारो सालों को। क्या ये हमारा सीना चौड़ी करते हैं? बताओ, ये क्या हमारे लिए गर्व महसूस करने का मुद्दा है? बताओ। अगर नहीं है, आप इनके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं जिक्र करते, एक शब्द क्यों नहीं उल्लेख करते हैं? जितने नाम लिए सर, ये जस्टिस के नाम लिए, और ये 352(5) ये कहता है कि मेंबर while speaking shall not reflect upon the conduct of a person in high authority unless the discussion is based on a substantive motion। इन्होंने बिना मोशन लिए हुए जस्टिस मुरलीधरन का नाम लिया, गीता मित्तल का नाम लिया, ये जज का नाम नहीं ले सकते और इस तरह की चीजों को नहीं कर सकते। ये ट्रांसफर हमने नहीं किए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया है, हमने नहीं किया है। आप जो है नहीं, इनको वापस लेने चाहिए, बंद करने चाहिए सर, ये नहीं हो सकता, ये गलत है सर। मुरलीधरन का ट्रांसफर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया है सर। ये क्या बात नहीं बोल? ये 18 फरवरी को हुआ है सर, हमने नहीं किया है, और ये इनको सब्सटेंसिव मोशन देना पड़ेगा सर। हैं कि चीफ जस्टिस करते हैं, और फिर ये सरकार के ऊपर कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं सर? और यदि चीफ जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन है तो ये चर्चा नहीं हो सकती है सर। नाउ दे हैव
have now reiterated their message again by issuing a midnight notification. एक क्लैरिफिकेशन दे दूं ट्रांसफर कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रेकमेंड करता है। मिडनाइट ट्रांसफर जो हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने मिडनाइट ट्रांसफर किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। तो दिल्ली में इस वक्त भी बहस जारी है लोकसभा में, और इस वक्त हसनैन मसूदी जो है वो इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में ये असल में काफ़ी अहम होगा देखना कि जब वजीर दाखिला जवाब अपना दे रहे होंगे तो क्या बातें सामने आती हैं। हम कोशिश करेंगे वो भी आपको सीधे तौर पर दिखाएं। फिलहाल हम रुख करते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम का। खुर्रम, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा कि हसनैन मसूदी क्या कह रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट से, फिर खुर्रम के पास चलते हैं। On those responsible for supervising the agencies expected to maintain law and order in Delhi. So, same way, communal harmony was ensured in Kashmir in 1947. And it was acknowledged by none else but Gandhiji. And the person and the leader. K. Raghuram Krishna Raju, only 2 minutes. Just 1 minute. And the leader who maintained, today we find that his name is being deleted from tried to be deleted from the history. And even the buildings or the places named after him, the name is being deleted and those are requested and renamed. Sir. और हम रुख करते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम का। खुर्रम, दिल्ली में इस वक्त हालात क्या हैं, खासतौर से शुमाल मशरक़ी दिल्ली में पार्लियामेंट में इसको लेकर बहस चल रही है और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं वो अपने अपने हिसाब से बयानात दे रहे हैं। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या है? क्या वहाँ लोगों को अब राहत पहुँच रहा है? और जो सर्वे को लेकर बातें आई थी कि सर्वे किया जा रहा है किन किन लोगों का कितना नुकसान हुआ है, ज़मीन मकानात जो जला दिए गए हैं या दुकानात जलाए गए हैं, किस तरह से वहाँ पर काम आगे बढ़ रहा है? खुर्रम विशाल, देखिए मैं सबसे पहले यहाँ के आपको हालात दिखाना चाहूँगा। आप देखिए मेरे इस तरफ से दिखाइएगा कि किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं। काफ़ी हद तक नॉर्मल हालात आपको दिखाई देंगे, ज़िंदगी अपने रास्ते पे लौटती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर ऑटो वाले हैं या बाइक सवार हैं, वो सारे लोग आते जाते हुए दिखाई देंगे। तो ज़िंदगी काफ़ी हद तक वो अपने रास्ते पर लौट रही है और धीरे धीरे वो ज़ख्म ख़त्म हो रहे हैं या उनकी निशानियाँ ख़त्म हो रही हैं जो इस पूरे इलाके में आपको दिखाई देंगे। इसके साथ मैं आपको ये वो ज़ख्म दिखाता हूँ। ये देखिए शर्मा के नाम से ये पूरी दुकान थी। आप थोड़ा सा हट जाइएगा। ये शर्मा हार्डवेयर की ये दुकान थी। ये पूरी दुकान फूकी हुई है, अभी तक उसकी सफाई चल रही है। इसके अलावा इस पूरे मैं शिव विहार तिराहे पे हूँ, इसके पीछे मकान भी है, उसको भी नुकसान हुआ है, उसको भी जला दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो पूरा इलाका है वो कोई ना कोई घर या तो लूटपाट कर ली गई है, दुकानें हैं उनको जला दिया गया है। ये तमाम चीज़ें हैं जो धीरे धीरे रास्तों को साफ ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन दुकान मकान की जो धुएं की स्याही है वो भी दिखाई देती है। आप एक सवाल ज़रूर पूछ रहे थे कि यहाँ पर कितनी मदद पहुँची कितनी नहीं पहुँची। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी मदद सरकार की तरफ से जो कहा गया था पहुँची? यहाँ सर्वे होने की बात की जा रही थी, कितना सर्वे हो चुका है अभी? कोई सर्वे होने के बाद या पहले यहाँ पर सरकार की मदद के लिए मेन रोड पर कोई नहीं आया। सिसोदिया जी वगैरह आते हैं, अंदर ही घूम कर अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जो है कोई भी जो राशन बट रहा है किसी मेन रोड पर किसी के पास मतलब किसी के पास कोई भी राशन आया, ना कोई पूछने आया ना कोई देखने आया कि यहाँ क्या है। ठीक है, सर्वे हो रहे हैं, एसडीएम वगैरह आ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लेकिन कोई एमएलए कोई विधायक या कोई भी मंत्री कोई काउंसलर कोई मुख्यमंत्री जैसे आए हैं यहाँ पर, इधर मेन रोड पर किसी का कोई दुख रोने कोई नहीं आया। क्या इस शिव विहार तिराहे के जो अंदर की तरफ रास्ता जाता है, कई जगह मैंने देखे बहुत सारी दुकानें जली हुई हैं, बहुत सारे घर जले हुए हैं। जो शुरुआती पैसा देने के लिए कहा गया था, क्या वो पहुंचा, ज़मीन पे आया? वो देखो जी, वो जो शुरुआती जिसके घर जले हैं उनको 25-25 हज़ार रुपये जो दिए गए हैं झटके में जब भी दिए, उसके बाद क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे उसका मदद मिली? वो नहीं, वो मकान की मिली है। मकान हमारी बहन जी का मकान बनाया, उसको 25 हज़ार रुपये मिले। अच्छा। उसके दुकानदार को तो अभी ये भी नहीं पूछा कि तुम कहाँ से क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। दुकानदार का तो कोई नाम ही अभी वो नहीं है,
कोई आंसू पूछने वाला नहीं दुकानदार में। भाई साहब अभी किस तरह के हालात हैं, आप बताइए भाई साहब, यहाँ पर अभी किस तरह के हालात हैं, लोग कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, महफूज महसूस कर रहे हैं? बहुत सुरक्षित है इस टाइम, तो हालात सही है। बाकी हालात के बावजूद देखते हुए ये नुकसान जो हमारे शर्मा जी का आया, बहुत बेवजह आदमी है ये, हर गरीब की अमीर की हर चीज़ से मदद करने वाले थे। इनका परिवार था पूरा परिवार, पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ, मकान में भी आग लग गई उनके। कोई देखने वाला नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई काउंसलर नहीं आया, जबकि पूरे इलाके के जिम्मेदार आदमी ठहराए जाते हैं, हर किसी की मदद करते हैं लोग, लेकिन इनके लिए कोई ये नहीं कि जरा भी इनके पास आके ये कहते कि भाई तुम्हारा क्या हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेता सिर्फ सियासत करते हैं और आंसू पोंछने कोई नहीं आता। ये बताइए, हमने यहाँ देखा बहुत सारी दुकानें उधर भी जली हैं, इधर भी जली हैं, अब आगे का रास्ता क्या है? क्या लोग आपस में उसी तरीके से मेलजोल के साथ लोग अपने कामों को या हाथ बटा रहे हैं? अभी दिलों में दहशत है जी। दहशत है? हाँ जी। और हम 15-16 साल से दुकान से काम कर रहे हैं, कम से 20-25 आदमी जुड़े हुए हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगार दहशत आप बता रहे हैं, किस तरह की दहशत है, क्या दिखाई देता है? थोड़ा अभी हम उनके इलाके में जाने से थोड़ा सा कतराते हैं, वो इधर को आने से थोड़ा कतराते हैं। हाँ, यानी कि जो विश्वास की जो बहाली थी वो अभी हो नहीं पाई है। भाई साहब आप बताइए, क्या हालात आपको जमीन खुद अपने आप को लेकर के क्या महसूस करते हैं आप? अभी घर से निकलने में थोड़ी दहशत है, खुल के खुर्रम इनसे पूछेगा कि लोकसभा में आज इसको लेकर इस वक्त बहस जारी है, ये क्या चाहते हैं कि किस तरह की बातें वहां होनी चाहिए? पैदल पैदल निकल जाओ। बिल्कुल एक बड़ा सवाल पूछा गया। अभी हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें इसी मुद्दे पर बहस हो रही है। आप लोग क्या चाहते हैं, वहाँ पे क्या बात होनी चाहिए, किस चीज़ की बात होनी चाहिए? ये जो यहाँ दंगे फसाद हुए, अगर प्रशासन अगर सख्त होता तो ये दंगे फसाद होते ही नहीं, और माहौल इतना ख़राब हो गया है कि यहाँ पे जो है कि आपस में दिल मिलने में बड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे तो जो है कि एक तरफा काम जैसे हुआ ना, कि जैसे राशन बेटा तो एक तरफा, जब ये गोलियाँ चली तो एक तरफा, मतलब ये सब जो मंजर हुआ ना, इसका किसी को यही नहीं पता हुआ क्या। अच्छा, तो मतलब आप ये चाहते हैं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि यहाँ देरी हुई दंगा रोकने में, तो क्यों हुई? देखो ये तो प्रशासन का काम है। इसमें तो मतलब कहना ये है कि प्रशासन थोड़ा एक्टिव होता तो ये यहाँ तो कभी आज पहली बार दंगा हुआ, इतना छोटे मोटे चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना रूप दंगे को लेना। हम यहाँ से 5 आदमी हमको पब्लिक ने बचा के निकाला, हम अंदर फंसे हुए थे रात को, मतलब 4 घंटे अंदर रहने के बाद आगे पीछे भी हमारा गेट है, आगे पीछे हमें जो खुर्रम कई ऐसे मिसालें भी देखने को मिली है जहां पर एक दूसरे के लोगों ने एक दूसरे की जो मजहबी जो शनाख्त वाले मराकज हैं उन तक का बचाव किया है, कई लोगों ने एक दूसरे को अपने घरों में रखा। ऐसे में इन मिसालों के बीच इन्हें क्या लगता है कि ये ऐसे हो कैसे गया? क्या वाकई बाहरी लोग भी आए थे? ये लोग क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल अभी हमने देखा कई जगहों पर जहां पर मंदिर थे उनको मुस्लिमों ने बचाया, कहीं पर मुस्लिम उनको पिटने का था या उनको मार दिया जाने का उनको खतरा था तो हिंदू भाइयों ने बचाया। इन सब के बीच आपको क्या लगता है कि क्या बाहर के लोग ही थे ये सारे जो लोग आए थे? एक्चुअली सारे बाहर के लोग थे यहाँ पर, और टारगेट किया गया है एक दुकान छोड़ के। कुछ लोग, मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ के लोग न हों, क्योंकि उनको भी टारगेट था। ये हिंदू की दुकान है, वो मुसलमान की दुकान, नुकसान तो देखो हिंदू और मुसलमान का दोनों को हुआ है। मैं जिसके आपत्ति जिसके ऊपर बीतती है उसको पता लगता है मैंने क्या खोया। जैसे हमारे शर्मा जी हैं, इन्होंने अपनी पूंजी इकट्ठा करके अपने बच्चों पालन पोषण इस दुकान से करते थे। इस मोहल्ले में कम से कम इनका 2 से 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान। ये भी ये बताइए 2 से 2.5 करोड़ रुपए कैसे ला सकते हैं, कहाँ से लाएंगे? मकान बनाने को सकती हैं, गवर्नमेंट इनको 5 लाख का मुआवजा दे रही है, 5 लाख में वो बचिए, 5 लाख में कर क्या सकते हैं यहाँ पर? लेकिन एक बड़ा सवाल जो उठता है, जिम्मेदार कौन है इस पूरी उसका? जी बताइए, मैं तो जानता हूँ जी, अपनी स्टेट गवर्नमेंट वो भी फेल है, सेंट्रल ने भी इसके अंदर मामला ढंग से नहीं उठाया। जो टाइम टू टाइम फोर्स आनी चाहिए, टाइम टू टाइम एक्शन होना चाहिए, वो एक्शन यहाँ नहीं लिए गए। मैं तो सबसे पहले बात तो यहाँ का जो केजरीवाल, क्या हेट स्पीच कुछ हद तक जिम्मेदार इन हालात के लिए? वो फेल है हर तरह का, जीरो से। और हम ये सोचते हैं हमने जो वोट दिया उसको। आपको क्या लगता है कि अदालत में भी मामला गया और जगह जगह बात भी होती है, क्या भड़काऊ भाषण थे जिन्होंने सब गड़बड़ किया? सर जैसे मैं निर्भया वाला कांड का मैं आपको बोलता हूँ, उसके चक्कर लग रहे हैं, ये सिर्फ कानूनी पेज चलते रहेंगे। उसने करा। मुद्दा मैं बताता हूँ, सेम मुद्दा ये राजनीति करता। ये राजनीति भाषण देते हैं, पब्लिक उनके चक्कर में आ जाती है और वहीं ये दंगे फैलते हैं। मेन मुद्दा यही था। बिल्कुल बेटा, आप नौजवान हो,
स्कूल आपके होंगे, अब स्कूल जाते होंगे, आपने क्या महसूस किया? ये हमारे 12th बोर्ड के पेपर थे, उसकी वजह से पेपर शिफ्ट हो गए और ट्यूशन नहीं जा पाते थे। हम बाहर निकलने में डरते थे, मम्मी बाहर नहीं भेजती थी कि बेटा बाहर मत जा, दंगे हो रहे हैं। पूरे साल जो पढ़ाई की वो पढ़ाई प्रभावित हुई, ट्यूशन नहीं जा पाए, पेपर के लेट हो गया। पूरा पेपर 3 दिन के लिए जिस पेपर के लिए पढ़ा वो पेपर शिफ्ट हो गया, उसके बाद अगला पेपर आ गया, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई प्रभावित हुई। ऑटो नहीं मिल रहे थे स्कूल जाते वक्त, डर का माहौल था जब स्कूल से आ रहे थे। क्या आप जा पा रहे हैं स्कूल? क्या पेपर दे रहे हैं आप? ये अब तो दे पा रहे हैं, जो पहले के वो पेपर थे वो आगे पोस्टपोन हो गए हैं। जो कुछ दिल्ली में हुआ, आपने क्या झेला? हमने डर झेला, बहुत ज़्यादा डर था अपनी ज़िंदगी का। पहले उसको बचाना था, उसको बचा के हम यहाँ से जो है अपने गांव चले गए। गाँव चले गए? तो कब लौट कर आए हैं और क्या हिम्मत है अब यहाँ रुक पा रहे हैं? आज लौट के आए हैं, तो फिर भी ऐसा लग रहा है माहौल के एक डरावना सा। रोड पर ट्रैफिक भी कम है, पब्लिक भी कम है। अच्छा, हाँ। ये जो आवाजाही दिखाई दे रही है ये पहले के मुकाबले बहुत कम है। बहुत कम है जी, पहले के मुकाबले। तो अब क्या सोच रहे हैं? क्या सब लोगों से मिलेंगे जुलेंगे? बातचीत हुई कुछ लोगों से? नहीं, सबसे मिलने जुलने हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। अब रुकेंगे यहाँ? हाँ, रुकेंगे जी, बिल्कुल जी। तो विशाल देखिए, डर का माहौल जो है अभी यहाँ पर बना हुआ है, लोग आ रहे हैं, रुककर हमें देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इस इलाके में जिस तरह का माहौल गुजरा है उसको देखते हुए यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा दहशत जो है वो अभी तक यहाँ पर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि लोग आते हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों पर जाते हैं, दिन में तो चले जाते हैं लेकिन रात में वो वापस चले जाते हैं। अभी एतमाद बहाली में काफी वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम, लोगों से बातचीत करने के लिए और नाजरीन तक जो हकीकत है उसे पहुंचाने के लिए। पार्लियामेंट में इसको लेकर बहस हो रही है, लेकिन कोई इनसे पूछे कि इन्हें चाहिए क्या, इनके घर मकान दुकान जले हुए हैं, उससे ज्यादा तो इनके दिलों में जो है वो एक डर खौफ पैदा हो गया है। क्या ये हालात में तब्दीली जल्दी से जल्दी आ सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बनने के लिए था।